सबसे पहले भारतीय जनसंचार संस्थान से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी, उसके बाद पत्रकार, फिर बिजनेसमैन और अब राजनेता। आज हमारे साथ मौजूद हैं श्री राहुल कुमार जी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता हैं। कैसे हैं सर? नमस्कार, बढ़िया हैं सर। कैसा चल रहा है? एनडीए में सब कुछ बढ़िया है? हाँ बिल्कुल, एनडीए में ऑल इज वेल है। तो फिर अभी हाल ही में आपके उपेंद्र कुशवाहा जी जो हैं वो नीतीश कुमार को बता रहे थे कि नीतीश कुमार को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। नहीं, मुझे लगता है कि मीडिया में ये गलत तरीके से देखा गया है। उन्होंने कहीं भी नहीं कहा कि रिटायरमेंट ले लीजिए। उन्होंने ये कहा कि समय रहते अपने काम के बोझ को नई पीढ़ी को हस्तांतरित करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि माननीय मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार जी का जो अनुभव है वो बहुत ही शानदार है और बिहार को अभी लंबे समय तक उस अनुभव की जरूरत है और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे। लेकिन उनसे आग्रह होगा कि जनता दल यूनाइटेड का नेतृत्व, चूंकि उस दिन जन्मदिन भी था माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सुपुत्र निशांत जी का, तो उन्होंने छोटे भाई के तौर पर, क्योंकि आपको पता है कि माननीय नेता नीतीश कुमार जी और हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, दोनों लोग लंबे समय से एक दूसरे के साथ काम किए हैं और बड़े भाई और छोटे भाई की भूमिका में समता पार्टी के काल से एक दूसरे के साथ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब पारिवारिक तरह के संबंध होते हैं और जन्मदिन का अवसर था तो उन्होंने ये बात कही। दूसरी बात जो हमारे नेता ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कही कि हम जो बात कह रहे हैं वो जनता दल यूनाइटेड के जो कार्यकर्ता हैं उनकी भावना है और हमने उनकी भावनाओं को शब्द भर दिया है। अलग से कुछ नहीं कहा गया है। इसमें कहीं से कोई रिटायरमेंट की बात या सरकार से पद छोड़ दे मुख्यमंत्री का या वो अब सक्षम नहीं है चीजों को संभालने के लिए। सत्यम जी, हर एक समय के बाद आपके अनुभव का इस्तेमाल किसी क्षेत्र में अगर बेहतर होता है तो आपकी जो दूसरी भूमिका होती है उसको कम की जाती है। तो जाहिर सी बात है कि हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा कि आपकी जरूरत मुख्यमंत्री के तौर पर है, लेकिन अगर पार्टी की जिम्मेवारी, संगठन की जिम्मेवारी जो जेडीयू की जो नई उम्मीद के तौर पर कार्यकर्ताओं के दिल और दिमाग में है निशांत जी, अगर उस तरफ चीजें बढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें और इससे ज्यादा उसको नहीं देखना चाहिए। राहुल जी, फिर निशांत जी अगर राजनीति में आएंगे तो जदयू हो गया, भाजपा हो गया, वो हमेशा आरजेडी पर परिवारवाद का आरोप लगाते आ रही है। तो ऐसे में अगर निशांत कुमार राजनीति में आते हैं तो फिर तो जदयू भी परिवारवाद वाली पार्टी कहलाएगी। नहीं, देखिए, एक तो होता है कि आप अभी तो निशांत जी कभी एक्टिव नहीं रहे राजनीति। नहीं, अभी हमारे नेता ने क्या कहा, संगठन की जिम्मेवारी देने के लिए। लेकिन आप तेजस्वी जी की बात करिए, जब वो पहली बार जब वो राजनीति में आए सीधे चुनाव में गए। तेज प्रताप जी आए, पहली बार आए सीधे चुनाव में गए। निशा भारती जी आई, सीधे राज्यसभा में गई। रोहिणी जी आई, सिंगापुर से आई, सीधे चुनाव में गई। मेरा ये कहना है, ये हम सब लोग इस चीज को समझते हैं कि आपको संगठन में अगर आप लंबे समय तक काम करते हैं तो निश्चित तौर पर उसका अनुभव अलग होता है। दूसरी बात कि जब हम तेजस्वी की जब बात करते हैं या तेज प्रताप जी की बात करते हैं तो नीतीश कुमार जी की इच्छा कल होगी कि नहीं होगी, अभी ये सिर्फ सुझाव दिया गया है। ये तो कल तय करेगा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इसके लिए तैयार होते हैं कि नहीं और खुद निशांत जी इसके लिए तैयार होते हैं कि नहीं। लेकिन लालू जी के परिवार में जब लालू जी पहली बार चारा घोटाला में जब नाम उनका आया तो सबसे पहले उन्होंने बिहार को किसके हाथ में सौंप दिया? संगठन नहीं सौंपा, पार्टी नहीं सौंपी, सीधा बिहार की सत्ता राबड़ी देवी को दिया, जिनको न बोलने की स्थिति थी, न वो लिख सकती थी, न वो चीजों को समझ सकती थी। ये जो परिवारवाद है ना, ये आप पूरे बिहार के 15 करोड़ लोगों के भविष्य को आप एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में दे देते हैं, न जिनको राजनीति का गहरा पता होता है, न उसको संगठन की जानकारी होती है, न कार्यकर्ताओं की समझ होती है। तो निश्चित तौर पर कोई ये इनकार नहीं कर सकता कि डिफरेंट पार्टियों में अलग अलग भूमिका में लोग होते हैं, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि वो संगठन के तौर पर काम करें और उसके बाद मुख्यधारा के संगठन से आगे बढ़ करके चीजों को संभाले। तो मुझे लगता है कि उसका अनुभव का भी लाभ उसको मिलेगा। तो राहुल जी, अभी बिहार की राजनीति में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो वोटर वेरिफिकेशन को लेकर विपक्ष हमेशा आरोप लगा रही है कि ये कई जो गरीब लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, जो बाहर रह रहे हैं, उनका वोटर लिस्ट से नाम काटने का ये तैयारी चल रहा है। तो इस पे आपकी पार्टी का क्या रुख है? देखिए, एक बात तो बेहद स्पष्ट तौर पर चीजों को समझना चाहिए कि वोटर का जो मतदाता का जो सत्यापन जो हो रहा है, जिसको हम SIR बोलते हैं, ये ड्राइव
लगभग हर 20-25 सालों पर ये होता रहा है। और पिछली बार की भी मैं बात करूं तो 20 जुलाई 2002 से 21 अगस्त 2002 एक महीने का टेन्योर उस वक्त भी रहा था। जैसे अभी आपने एक महीने आपने सब कुछ जमा करना है, कल तक जैसे 25 तारीख जमा है करने का टाइम, उसके बाद आपको एक महीने का समय मिलेगा कि जिनका नाम छूट गया है, जिनका नाम हटाना है, उन सब लोगों को आप पॉलिटिकल पार्टियां और तमाम लोग इस काम में लगेंगे। उसके बाद फिर आपको मौके मिलते हैं हर स्तर पे, बीएलओ, बीएलए, उसके बाद डीएम के यहाँ आप सुनवाई पे जा सकते हैं, उसके बाद चुनाव आयोग में सुनवाई पे जा सकते हैं, और फिर न्यायालय का मामला है। देखिए ये कौन लोग हैं जो ये बात कह रहे हैं, चीजों को समझना चाहिए। सबसे पहले कोई भी साल, हर वक्त जब हम आप और आप बैठे हुए हैं तब भी कोई न कोई व्यक्ति मृत हो रहा होता है। तो चुनाव आयोग ने एक ड्राइव चलाया कि जो व्यक्ति मृत हो चुका है उसको हम इससे हटाएंगे। उसके बाद कुछ ऐसे लोग होते हैं जो एक विधानसभा में जिनका नाम होता है और दूसरे विधानसभा में भी नाम होता है, और कई ऐसे लोग आपको सत्यम जी आपकी नजर से भी गुजरेंगे जिनका नाम गांव में भी है और शहर में अगर उनका रिहाइश है तो वहां पर भी उनका नाम है। तीसरे ऐसे लोग होते हैं जो आप में और हम में से सब लोग जानते हैं इस चीज को कि वो दिल्ली शिफ्ट कर गए और 20 साल से बिहार नहीं लौटे हैं, चेन्नई शिफ्ट कर गए, 15 साल से नहीं लौटे हैं, किसी चुनाव में वो वोट नहीं डालते ना उनका, लेकिन उनका नाम वोटर लिस्ट में है। वो उनके पास अब भी ऑप्शन है कि वो बिहार में बने रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते हैं, तो उनके लिए वो ऑप्शन है। लगभग 97% लोग ऐसे हैं आज की तारीख में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तब उनका या तो फॉर्म आ चुका है, या जो मृत हैं जिनका फॉर्म नहीं आया है, या जिनके बारे में जानकारी हो चुकी है कि ये मृत हैं। उसके बाद डुप्लीकेसी वाले लोग हैं, उसकी चीजें आ चुकी हैं। 2%, 3% ऐसे लोग हैं जिनका फॉर्म नहीं जमा हो पा रहा है। अब उनको लेकर के ये सारा केओस क्रिएट किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा। मेरा ये कहना है, ये चुनाव आयोग भी इस चीज को समझता है कि आप कहते हैं आधार कार्ड आप क्यों नहीं ले रहे, ठीक है। मेरा ये सवाल है, यह चुनाव आयोग भी इस चीज को कहता है कि आधार कार्ड भी तो कोई डॉक्यूमेंट से बनता है। आप डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होता है, आपके माता पिता के डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होता है, या उनके डॉक्यूमेंट के माध्यम से आपका बनता है आधार कार्ड। तो चुनाव आयोग तो यही कह रहा है ना कि जिन डॉक्यूमेंट से आपने आधार कार्ड बनवाया, आप वो डॉक्यूमेंट आप हमें दीजिए। दूसरी बात, हर स्तर पे, चाहे वो टोला सेवक हो, चाहे वो बीएलओ हो, चाहे बीएलए हो, या अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां, हर स्तर पर यह प्रयास हो रहा है कि कोई नहीं छूटे। अगर 3.25% लोग अभी तक नहीं जमा कर पाए हैं तो सभी पॉलिटिकल पार्टियों को, इंक्लूडिंग आरजेडी में कह रहा हूं, विपक्ष वो ये प्रयास करें। देखिए चीजों को समझने की जरूरत है। पिछले दिनों 2-3 घटनाक्रम हुआ है, मैं पिछले 6 महीने की मैं बात करूंगा, और ये पिछले 20 साल से चल रहा है। 6 महीने वो ज्यादा हुआ है। पिछले 25 साल 20 साल से बिहार के अंदर क्या चीजें हुई हैं। लड़कियों को साइकिल दिया गया। आज यहाँ पर जितनी लड़कियां बैठी हुई हैं वो कभी कल्पना नहीं कर सकती थी कि वो स्कूल जाएंगी, वो हाई स्कूल जाएंगी, वो इंटरमीडिएट स्कूल जाएंगी, वो नहीं कल्पना कर सकती थी। आज सिपाही के लिए अगर कोई परीक्षा हो रही है उसमें 33% महिलाओं को आरक्षण है, वो 33% महिलाएं ही होंगी, ये सुनिश्चित है। आपको टीचर अगर बनना है तो महिलाओं को भी पता है कि मेरे लिए 50% सीटें रिजर्व है। अगर पंचायतों के अंदर कोई वार्ड का चुनाव है, मुखिया का चुनाव है, जिला परिषद का चुनाव है, या नगर निकायों का चुनाव है, महिलाओं को पता है कि मैं अगर सवर्ण समाज से भी आती हूं तो मेरे लिए महिला की सीट रिजर्व है। इसका मतलब है कि नीतीश कुमार जी की सरकार, एनडीए की सरकार ने मुख्य धारा में महिलाओं को बड़े पैमाने पर लाने का काम किया, पहली बात। दूसरी बात, जीविका के माध्यम से 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को जीविका के माध्यम से जोड़ा गया। और नीतीश कुमार जी को मैं सिर्फ लीडर नहीं मानता हूं, एनडीए की सरकार को बिहार में सिर्फ लीडर मानने की जरूरत नहीं है। बिहार में नीतीश कुमार जी ने एक डायनेमिक चेंज कहिए कि ये आपको 20-30 साल के बाद दिखाई पड़ेगा। पूरी स्टडी है कि जिस अर्थव्यवस्था में महिलाओं का योगदान हुआ है जीडीपी में, जब ये वर्किंग क्लास बनेंगी, कामकाजी महिलाएं बनेंगी, किसी न किसी रूप में इनका योगदान होगा जीडीपी में, और तब आपका जो इकोनॉमी है वो कई फोल्ड एक साथ बढ़ता है। एक पहलू तो ये है। दूसरी पहलू ये है कि आप देखिएगा कि पिछले 1-1.5 साल के अंदर कितने टीचर्स की भर्ती हुई है। मुझे लगता है कि इनक्रेडिबल है। पूरे देश के अंदर हर दिन सिर्फ बिहार की चर्चा है। किस चीज के लिए? 3,67,000 के आसपास। मैं बता रहा हूं आपको, शिक्षकों की भर्ती हो रही है, साथ में स्वास्थ्य सेवा में नर्सेज की भर्ती हो रही है, उसके बाद जितने भी सरकारी कार्यालय हैं
उसके अंदर भर्तियां हो रही हैं। सिपाही की भर्ती, जब मैं आज आपसे बात में कर रहा हूं तो अभी 6 चरणों में सिपाही की भर्ती हो रही है, जबकि इसी महीने में 20,000 से ज्यादा लोगों को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सिपाहियों को नियुक्ति पत्र दिया। उसके बाद 8,000 के लगभग नर्सेज को उन्होंने नियुक्ति पत्र दिया। चीजों को समझने की जरूरत है। यहाँ लड़कियां किस क्लास में मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इनको भी पता होगा कि अगर आप 10th में फर्स्ट करते हैं, इंटरमीडिएट में फर्स्ट डिवीजन आते हैं, अगर आप ग्रेजुएशन में फर्स्ट डिवीजन आते हैं, तो सभी के लिए अलग अलग रकम तय है कि उनको उनके परिवार के बच्चों को मिलता है। वो किस लिए मिलता है? ताकि परिवार के पास अगर पैसा नहीं है तो हम उसको एक बेहतर एजुकेशन के लिए जो भी विकल्प है, और ये अक्रॉस द कास्ट मिलता है। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार जी मुस्लिम समाज को नहीं दे रहे हैं, दलित वर्ग को नहीं दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप हर स्तर पर देखेंगे चीजें हो रही हैं। एक बात और मैं कहूंगा, जो अभी हाल के फिलहाल चीजें हुई हैं, आप हूं या मैं हूं या यहां जितने लोग यहां पर बैठे हैं, हर व्यक्ति अगर आज 125 बिजली का यूनिट फ्री हुआ है, अगर उसकी कीमत 500 या 700 रुपए ही है, तो कोई एक व्यक्ति साड़ी बांट देता है। कोई एक पॉलिटिकल व्यक्ति आपके घर जाता है और एक साड़ी बांटता है। कितने रुपए का बांटता है? 200 रुपए का बांटता है। लेकिन नीतीश कुमार जी ने आपको हर महीने 500 रुपए की व्यवस्था कर दी है। क्यों किया? क्योंकि आपके और हमारे सभी के परिवारों में यह समझ थी कि बिहार के अंदर जैसे जैसे बिजली कंपनियां लाभ में जा रही है, तो उसका लाभ लोगों को मिलना पहले बिजली फ्री पे खुद ही विरोध में थे। 2022 में उनका विधानसभा का नहीं, एक बात आप चीजों को ठीक से समझने की जरूरत है। बिहार पहले गड्ढे में था। मैं दिल्ली में पढ़ा हूं, मैं आप सब लोग को बताता हूं, जब मैं बिहार आता था 2002, 3, 4, 5 में, तो मैं अगर 3 बजे तक मैं पटना पहुंच गया तो मैं शेखपुरा के लिए आता था। 100 किलोमीटर 125 किलोमीटर की दूरी है। आज मैं उस वक्त मैं नहीं आता था 3 बजे के बाद। क्यों नहीं आता था? क्योंकि मुझे इस बात की आशंका होती थी या मेरे घर वालों को कि ये घर पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा, कहीं रास्ते से इसका अपहरण तो नहीं हो जाएगा। आज आप 12 बजे रात में भी आप पटना से चलिए, रांची से चलिए, कलकत्ता से चलिए, आप किसी भी समय आप सुरक्षित घर पहुंच सकते हैं। ये गारंटी क्यों हुई है? क्योंकि गड्ढे से निकालने का काम नीतीश कुमार जी ने किया। एक उदाहरण मैं दूंगा सत्यम जी, आपने कहा कि पहले बिजली फ्री पर नहीं तैयार थे। बांस का पौधा आप सब लोगों ने देखा होगा, वो कई सालों तक जमीन के अंदर होता है, वो नहीं दिखता है किसी को। वो धीरे धीरे वो प्रजनन करके वो बढ़ता है, लेकिन वो जमीन के अंदर वो रहता है। और जिस दिन वो जमीन के बाहर आता है, हर दिन 1 मीटर उसकी लंबाई बढ़ती है। मतलब जब तक बिहार गड्ढे में था, तब हमने कहा कि बिहार की स्थिति नहीं है कि हम फ्री दे पाए। लेकिन जिस दिन बीज बाहर आ गया, हर दिन 1 मीटर बांस बढ़ने लगा। मतलब ये कि जिस दिन हमारी जरूरत बिजली, सड़क, पानी से निकल करके एक्सप्रेसवे, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर, एरोप्लेन, हवाई अड्डा, इस तरह की जब चीजों में हम चले गए, तो निश्चित तौर पर आप लंबे अरसे के बाद, आप सब लोग पढ़ने वाले बच्चे, आप गूगल करिएगा कि साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ये फायदे में अब जाकर के आई है। तो जैसे ही फायदे में कंपनी आई, तो नीतीश कुमार जी ने उसका लाभ सबसे पहले किसको दिया? हर बिहारी को। मतलब बिहार के अंदर जितने कंज्यूमर हैं, हर कंज्यूमर को उन्होंने भेदभाव नहीं किया कि राजा हो या रंग, सभी को उन्होंने बराबर लाभ दिया। अगर वृद्ध हैं, यहाँ जितने भी बच्चे हैं, उन सब के घरों में वृद्ध होंगे। कल तक उनको 400 रुपए मिलता था, आज उनको 1100 रुपए मिलने की गारंटी हुई है। तो अचानक चुनाव से पहले नहीं, चुनाव से पहले हो सकता था। क्या तो 4 महीने वही बात मैंने अभी तो इतना डिटेल से, बहुत विस्तार से मैंने अचानक अभी क्यों ऐसा? अचानक देखिए, जब नीतीश कुमार जी हाथ लगा देंगे तब विपक्ष को अचानक लगेगा। लेकिन मैं कह रहा हूं, आप में से बहुत सारे लोग, आप अपने गार्जियन से पूछिएगा। यहां से लखीसराय मुझे जाना होता था, मैं नहीं जा पाता था क्योंकि गड्ढे में सड़क थी या सड़क में गड्ढे थे, ये पता नहीं चलता था। मैं क्या कह रहा हूं, अच्छा काम हुआ है। जब स्थिति सुधरी तो सबसे पहले, आप आज फ्री की बात कर रहे हैं, आप जानिए इस चीज को कि बिहार के जितने भी किसान हैं, उनको बेहद न्यूनतम दर पर खेतों तक पहुंचाने के लिए जो बिजली का कनेक्शन है और उसके जो दर है, वो बहुत नॉमिनल है। क्यों था? क्योंकि बिहार ने यह समझा कि अगर हम किसानों को मुफ्त में पानी दे पाए तो फसल उनकी अच्छी होगी, हम उसका दाम अच्छा दे पाएंगे। चीजों का आप अचानक आज आप देख रहे हैं, क्या नीतीश कुमार जी ने एक साल, आप कहेंगे कि भाई आज इस साल नौकरी क्यों दे रहे हैं, तो मतलब हम 19 साल नौकरी दें, अब 20वां साल में नौकरी इसलिए नहीं दें कि चुनाव आ रहा है।
ये एक प्रोसेस है सत्यम जी। पूरे 20 साल का खतियान लेकर के मैं बैठूंगा, पूरा ये स्क्रीन भर जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार जी का योगदान, एनडीए का योगदान नहीं थमेगा। इस साल 15 केंद्रीय विद्यालय बिहार के अंदर लाए गए। हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी जब केंद्र में मंत्री थे तब उन्होंने इन केंद्रीय विद्यालयों को संशोधित दी, लेकिन जमीन का विवाद था, क्योंकि उसको 6 एकड़ जमीन की जरूरत होती है। जैसे ही हर जिले में जमीन उपलब्ध हुआ वहां बनना शुरू हो गया। तो अभी बन रहा है, मान लीजिए बरबीघा विधानसभा में, ठीक है, उसको शेखपुरा में होना चाहिए था, लेकिन बरबीघा में ही बन रहा, मान लीजिए। तब आप कहेंगे कि केंद्रीय विद्यालय अभी क्यों बन रहा? हर चीज का एक प्रोसेस होता है सर। अगर आप शेखपुरा दनियामा रेलवे लाइन की बात करेंगे तो ये नीतीश कुमार जी दे करके 2001-2 में गए थे, लेकिन अभी तक चालू नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि भूमि अधिग्रहण का एक मसला होता है, फंड का मसला होता है, विस्थापन का मामला होता है। सभी काम के पीछे एक लंबी प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया को करने के बाद वो चीजें आती हैं। आप कहेंगे कि भाई बिजली फ्री दिया, लेकिन नीतीश कुमार जी की अगर आप दूरदर्शिता को देखेंगे तो उस आदेश में एक लाइन और कहा गया, आप सब लोग गौर करिएगा। उन्होंने कहा कि बिहार की स्थिति ऐसी नहीं है कि हम लंबे समय तक बिहार को बिजली फ्री दे पाए। इसके लिए एक तो प्रदूषण को नियंत्रित करेंगे, दूसरा आपको बिजली फ्री हो सके इसके लिए 1.1 किलोवाट का सोलर सिस्टम आपकी छतों पर लगाया जाएगा आपकी सहमति से। तो आप विजन को देखिए ना, कि हम फ्री लॉन्गर ड्यूरेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम फ्री देंगे, लेकिन वो बोझ सरकार पर कम से कम पड़े। इसके लिए सरकार आपकी सहमति से अगर घर के छतों पर 1.1 किलोवाट का अगर बिजली का कनेक्शन वो लगा देती है सोलर से, तो इसमें क्या बुरा है, इसमें क्या दिक्कत है? और आपको पता है कि सभी बिजली घर मोस्टली पावर प्लांट जो है कोयला से चलता है। तो अगर हम बिहार के अंदर 8000 मेगावाट में 4000 मेगावाट भी सोलर से हम लोग ले पाए तो कोयले की जरूरत कम हो जाएगी, पॉल्यूशन कम होगा। चीजों को अगर आप देखेंगे तो एक अनवरत सिस्टम में चल रहा है, लेकिन विपक्ष डरा हुआ है। तो डरा हुआ है तो कहता है कि चुनाव आयोग ये सब कुछ शैतानी कर रहा है, SIR कर रहा है। आप मुझे बताइए, आप में से कितने लोग अखबार पढ़ते हैं? 2-4 लोग पढ़ते होंगे। मैं उसमें एक बात आपसे पूछता हूं, अभी झारखंड में चुनाव हुआ, वहां ईवीएम ठीक था। किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, विपक्ष के किसी नेता ने नहीं कहा कि वहां ईवीएम खराब था। लेकिन यूपी में, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में या कहीं भी एनडीए की सरकार बन गई तो वहां ईवीएम खराब था। ये जो विपक्ष की जो दोहरी नीति है, ये क्यों है? क्योंकि जनता के बीच जब उनको काम करने का मौका आता है तो वो जॉब के बदले में जमीन लिखवा लेते हैं। रेलवे में लालू जी मंत्री बने, उन्होंने हजारों लोगों को नौकरी दी, सैकड़ों लोगों को नौकरी दी, लेकिन उसके बदले में उन्होंने जमीन लिखवा लिया उनके परिवारों से। आज किस चीज में लालू जी को और पूरे परिवार को कोर्ट पूछ रहा है या ईडी जांच कर रही है? जमीन वाले मामले में 100 करोड़ की जमीन और मकान। आपको भी पता है, दिल्ली की मैं बात कर रहा हूं, फ्रेंड्स कॉलोनी में 125 करोड़ 140 करोड़ की बिल्डिंग महज 3 लाख रुपए में तेजस्वी जी के परिवार को मिल गया। क्या ये घोटाला नहीं है? आखिर कौन सी नौकरी इनको इन्होंने बांटा, उसके बदले में कोई 140 करोड़ की बिल्डिंग इनको फ्री कर दे? आपको कोई दिया? मुझे किसी ने नहीं दिया, आप में से किसी को नहीं दिया। क्या नीतीश कुमार जी नौकरी के बदले क्या आपसे जमीन लिखवा रहे हैं? अभी इतने लाख शिक्षक बने, इतने लोग टीचर बने, इतने हजारों लोग नर्स बने, इतने लोग सरकारी कार्यालयों में नौकरी कर रहे हैं, होमगार्ड की नौकरी आ रही है। क्या किसी ने नीतीश कुमार जी को 1 कट्ठा जमीन लिख करके दिया? ये तो तेजस्वी जी को बताना चाहिए। और जब ये सवाल उनके चेहरे पर आता है तब वो कहते हैं ये विधानसभा किसी के बाप का है। अरे भाई, किसी के बाप का नहीं है, ये विधानसभा आम जनता का है, जहां से नीतीश कुमार जी हर दिन बिहार की एक नई कहानी, विकास की एक नई कहानी लिख रहे हैं। बहुत क्लियर है सत्यम। उपेंद्र कुशवाहा जी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? ये तो हो गई अभी राजनीति की बात। अब आते हैं चुनाव की बात पे। तो उपेंद्र कुशवाहा जी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, राष्ट्रीय लोक मोर्चा एनडीए का अभिन्न हिस्सा है। हम 243 सीट पर लड़ेंगे। क्योंकि मैं 243 इसलिए कहता हूं क्योंकि नीतीश कुमार जी, नरेंद्र मोदी जी, चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी और जीतन राम मांझी जी, ये पांचों दल मिलकर के, जो ये पांडव हैं, ये मिल करके एनडीए एक यूनिट बनाता है। पिछले दिनों 5 अप्रैल को शेखपुरा में एनडीए की रैली हुई। किसी ने ये नहीं कहा कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा की रैली है, किसी ने ये नहीं कहा कि ये जेडीयू की रैली है, किसी ने नहीं कहा कि एलजेपी, हम या बीजेपी की रैली है। हम सब लोगों ने एक
संकल्प के साथ हम वहां गए कि 243 सीट जीतना है और हमने उस हिसाब से शेखपुरा के अंदर अपनी उपस्थिति दर्ज की। वहां सबसे ज्यादा लोग राष्ट्रीय लोक मोर्चा के लोग थे, उसके बाद अन्य दलों के लोग थे। तो इसका मतलब ये नहीं कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा अलग हो गया, बाकी लोग अलग हो गए। सभी लोग एनडीए में हैं। सीट से कहीं पे बातचीत चल रही है कि कितने सीटों पे आप लोग तैयारी कर रहे हैं? अभी चुनाव नवंबर में होना है, फर्स्ट वीक में हो, अक्टूबर लास्ट वीक में हो, क्योंकि 31 सितंबर तक आपके पास वोटर जो फाइनल जो मतदाता लिस्ट सूची आएगी वो 30 सितंबर को आना है। तो 30 सितंबर के बाद ही नोटिफिकेशन चुनाव का जारी होगा। तो बहुत संभव है कि छठ के बाद, क्योंकि पहले दशहरा फिर दिवाली फिर छठ, तो छठ के बाद संभव है कि चुनाव हो। मुझे लगता है कि इतनी जल्दी, अभी हम लोग जुलाई में बैठे हुए हैं, जुलाई अगस्त सितंबर, अभी लगभग 2.25 महीना बाकी है, तो या 2.5 महीने बाकी है। तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा इंतजार करना चाहिए कि सीटें किसको कितनी मिलेंगी। निश्चित तौर पर एनडीए के सभी नेतृत्व के लोग बातचीत कर रहे हैं। सीटों की संख्या एनडीए में चेहरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही है या फिर उसमें कोई बात है? सीट खाली नहीं है। रिपोर्ट आई ना, जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की रिपोर्ट आप छोड़ दीजिए, उपराष्ट्रपति नीतीश कुमार को बनाया जा सकता है। देखिए, पहली बात तो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री रहेंगे और मुख्यमंत्री पहले भी रहे हैं, ठीक है। और माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी ने एक शब्द में कहा, उन्होंने इनके अनुभव का लाभ बिहार को आगे भी मिलते रहना चाहिए। तो इसलिए इसमें कहां सवाल है? ये तो है, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हो रहे हैं। कोई उपराष्ट्रपति बिहार से बनेगा कि नहीं बनेगा, नीतीश कुमार जी नहीं बनेंगे। नीतीश कुमार जी की जरूरत बिहार को है। लंबे समय तक बिहार को नौकरियां चाहिए। अगर यहां कोई रोजगार करना चाहता है तो उसको पैसा चाहिए, बिहार सरकार उसको पैसा दे रही है। बहुत तरह से उसको छोटे छोटी किस्तों में कम सस्ती दरों पर उसको लोन मिल रहा, ताकि आप स्वरोजगार कर सकें। क्योंकि करोड़ों लोगों को नौकरी नहीं दी जा सकती, कोई सरकार नहीं दे सकती। लेकिन आपकी सरकार तो वादा की ना कि आने वाले 5 सालों में 1 करोड़ नौकरी देंगे। नहीं, आप फिर सवाल गलत कर रहे हैं। 1 करोड़ नौकरी नीतीश कुमार जी ने कहा, रोजगार वही गलत बात है ना। जब आप पहला सवाल आपने पूछा तो आपने कहा नौकरी। नीतीश कुमार जी ने कहा कि हम अगले 5 साल में ऐसी स्थिति बनाएंगे कि 1 करोड़ नौकरी और रोजगार का सृजन करेंगे। हाँ, ठीक है। अगर हम आपको 10 लाख रुपए उपलब्ध कराते हैं, मान लीजिए किसी एक व्यक्ति को दिया, वो एक परचून की दुकान भी अगर वो खोलता है, क्या वो दुकान अकेले चला सकता है? नहीं चला सकता। कम से कम 2 स्टाफ वो रखेगा। तो 3 लोगों का रोजगार सृजन हुआ या नहीं हुआ, मुझे आप बताइए। हुआ। उसके बाद जब ये जो शिक्षकों की भर्तियां आ रही हैं, या इस तरह की जो भी नौकरियां आ रही हैं, और जो पुराने लोग रिटायर होंगे, तो ये प्रोसेस तो चलता रहेगा। बिहार को लंबी छलांग लेनी है अगले 5 साल में। मैं फिर आपको बता रहा हूं, एक साथ आपको बिहार के अंदर इतनी तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर की गतिविधि चल रही है और आने वाले दिनों में आपको दिखाई पड़ेगी, तो निश्चित तौर पर रोजगार सृजित होगा ही होगा। एक नई पार्टी आई है, जनसुराज। प्रशांत, आप जनसुराज से पहले एक बात समझिए। गन्ना होता है, शुगर केन, सब लोग समझते हैं कि चीनी उससे बनता है, गुड़ बनता है, खांड बनता है, रावा बनता है, लेकिन इथेनॉल बनता है। बिहार के कितने लोग इस चीज को समझते हैं? लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो भी आप बाइक में तेल भराते हैं, पेट्रोल, उसमें 5% 10% इथेनॉल मिलाना अनिवार्य है। तो वो इथेनॉल का प्लांट बिहार के अंदर पिछले 3-4 सालों में बड़े पैमाने पर लगा है। बड़े पैमाने पर बिहार सरकार ने उसको कर्ज उपलब्ध कराया बैंकों की मदद से। आज आप अगर गन्ने से इथेनॉल बना रहे हैं, मतलब जो पारंपरिक खेती थी उसको उन्होंने प्रोडक्शन में कहां बेच दिया? आपकी गाड़ी में जो पेट्रोल जा रहा है। तो अगर उस इथेनॉल प्लांट में हजारों लोग काम करते हैं, क्या इसको रोजगार सृजन करना नहीं कहेंगे? बिल्कुल। तो चीजों को इस तरह से समझना चाहिए। और मैं तो एक और छोटी सी बात बोलता हूं कि अगर 125 यूनिट बिजली फ्री हुआ है, मैं बिहार के लोगों को समझता हूं, वो अगर एक पंखा और एक बल्ब जला रहा है, तो उसके अंदर भी ये जिज्ञासा होगी कि सरकार ने मुझे कहीं राहत दी है तो मैं एक फ्रिज ले आऊं, ताकि बच्चों को हम कुछ फल या सब्जी या कुछ स्टोर करना चाहें वो स्टोर कर सकते हैं। कल उनकी इच्छा होगी कि हम एक कूलर ले आएंगे, ठीक है। कल उनकी इच्छा होगी कि हम 2 कमरे का मकान बना लें तो 2 पंखा हम लगा लें। तो अगर ये पंखा, ये बिजली का कोई भी सामान अगर डिमांड बढ़ेगा तो दुकानें भी बढ़ेंगी, रोजगार भी बढ़ेगा, उसको ठीक करने वाले मिस्त्री की भी जरूरत होगी। हर स्तर पर देखिए, ये एक साइकिल है। आप डिमांड क्रिएट करते हैं, कोई उसको प्रोवाइड करता है, कोई उसके मेंटेनेंस का काम करता है।
तो कहीं ना कहीं ये जो बिहार सरकार ने जो ये दिया है ना, अगर 400 रुपए से 1100 रुपए बुजुर्गों को जाएगा, वो वापस फिर पैसा मार्केट में आएगा। किस रूप में आएगा? कपड़े के रूप में आएगा, खाने पीने की सामग्री के रूप में आएगा, बाल बच्चों को चॉकलेट, बिस्किट, नमकीन या इस तरह की चीजों को देने में आएगा। हम जब आपसे बात कर रहे हैं तो अभी शेखपुरा में 4 दिन पहले शेखपुरा के डीएम आरिफ हसन जी ने एक फूड कंपनी का जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट का उन्होंने उद्घाटन किया। तो कोई एक व्यक्ति उठता है और एक नया प्रोडक्शन यूनिट लगाता है, क्या डिमांड नहीं है तब वो लगाएगा? कभी नहीं लगा सकता है। आपके पास डिमांड है तो फैक्ट्रियां भी लगेंगी। तो नीतीश कुमार जी जो भी डिस्काउंट दे रहे हैं बिजली बिल में, तो 1 करोड़ से ज्यादा कंज्यूमर्स को इसका लाभ मिलेगा। सिंपल आप समझिए, अगर 500 रुपए भी अगर उसको मिल रहा है, मतलब सरकार ने 500 रुपए इंटू 1 करोड़, मान लेते हैं मैं 1 करोड़ ही कंज्यूमर हैं, तो 500 करोड़ रुपए बिहार के मार्केट में हर महीने जाएगा। किस रूप में जाएगा? खाने पीने की सामग्री से लेकर के बाकी चीजों में। ये निश्चित तौर पर आपकी इकोनॉमी को चलाता है और फिर उससे जीएसटी पैदा होगा, उससे वैट पैदा होगा और बाकी चीजें। बाकी वो चीजें यहाँ पे बहुत डिस्कस नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स का पत्रकार रहा हूं, तो इसलिए मैं इन चीजों को समझता हूं कि आप छोटी छोटी रकम दे करके भी आप इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को तेज कर सकते हैं। एक लड़की को नीतीश कुमार जी ने साइकिल दिया। अब जिस वक्त ये बच्ची स्कूल गई और आई, मान लीजिए 2 बजे ये लौट गई स्कूल से, ठीक है। अब उसके बाद उसके पिताजी को जरूरत हुआ कि हमको दवाई लाने के लिए गांव जाना है, उन्होंने शहर जाना है, साइकिल उठाया, उससे वो शहर आ गए। उनको रुपया कितना बचा होगा? 5 रुपए, 10 रुपए जो टोटो में देते, वो रुपया बचा ना। उनका किसी दिन बच्चे का मन हुआ भाई का कि जरा मौसी के यहां से हो आए, बगल के गांव में रहती है। तो आप देखेंगे कि एक तरफ तो बच्ची को स्कूल पहुंचाने में मदद मिला, दूसरी तरफ उसी परिवार को साइकिल के माध्यम से ही कहीं ना कहीं एक छोटी बचत को भी सहारा दिया। तो निश्चित तौर पर इकोनॉमी में हम समझते हैं साइकिल देना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 4000 रुपए का साइकिल 1 साल में एक परिवार को कम से कम 4000 रुपए तो जरूर बचाता होगा, मैं ये बात कर सकता हूं। और अगर वो 4000 बच रहा है तो एक शर्ट अगर आपके पास है तो आप निश्चित तौर पर दुर्गा पूजा या दिवाली आएगा तो आप उसमें उसको 2 शर्ट आप दिलवा देंगे, बच्ची को कपड़ा आप दिलवा देंगे। मेरा कहने का मतलब, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। तो छोटे छोटे प्रयास से नीतीश कुमार जी ने, क्योंकि बिहार को लूटा गया आजाद बिहार में। जब मैं ये बात कहता हूं, आज कांग्रेस को लोग बोलते हैं, एक आप लोग को मैं एक बताता हूं, उसका भाड़ा उतना ही लगेगा जितना उसको पटना लाने में लगेगा, उसको बरबीघा लाने में लगेगा। मतलब आप उस सामग्री को ट्रेन से आप 1 किलोमीटर ले जाएं या 5000 किलोमीटर ले जाएं, भाड़ा एक जैसा लगता था, ठीक है। अब इसका नुकसान ये हुआ कि झारखंड का कोयला, तब झारखंड नहीं था, बिहार था, तब बिहार का कोयला, लोहा या बॉक्साइट, वो चला गया कहां? विशाखापट्टनम, वो चला गया चेन्नई, वो चला गया सूरत, वो चला गया मुंबई, और उन इलाकों में फैक्ट्रियां खुली और उसका जो टैक्स आया उन्हीं राज्यों को आया। हमारे संसाधन पे कांग्रेस ने आजाद भारत में 45 साल तक दूसरे राज्यों को डेवलप किया और हम मजदूर बन के वहां गए और आज कहते हैं कि तुमको हिंदी नहीं बोलने आएगी तो हम भगा देंगे। पहले तो तुम उस कोयले का हिसाब दे दो, तुम उस लोहे का हिसाब दे दो, उस बॉक्साइट का हिसाब दे दो। जो कांग्रेस की गलत नीति की वजह से बिहार के साथ ये धोखा हुआ और बिहार सरकार जब प्रयास किया तब 91 में इस कानून को खत्म किया गया और तब 91 और 2001 में आपका स्टेट अलग हो गया। आपको सिर्फ 9 साल 10 साल मिला। उस वक्त भी किसकी सरकार थी? लालू जी की और राबड़ी देवी जी की। इन दोनों ने बिहार के साथ क्या किया? चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, मैं 1 दर्जन घोटाले का नाम ले सकता हूं। वो 10 साल ग्लोरियस ईयर हो सकता था बिहार का। आज हमारे पास सिर्फ बालू बचा है और आप जैसे जो युवा हैं वो बचे हैं। यही जो मानव बल है ना, जो ह्यूमन रिसोर्सेज अंग्रेजी में बोलते, हिंदी में मानव बल बोलेंगे तो लोगों को बुरा लगता है कि हम मजदूर समझते हैं। बिहार के डेवलपमेंट में ह्यूमन रिसोर्सेज को समझना पड़ेगा और किसी भी स्थिति में बिहार तरक्की करेगा तो इन्हीं युवाओं की वजह से करेगा और जो नीतीश कुमार जी ने बुनियाद रखी है उस बुनियाद की वजह से करेगा, यह स्पष्ट समझना चाहिए। मेरा अगला ये सवाल था कि प्रशांत किशोर जी हैं, एक नई पार्टी का गठन किए हैं, जनसुराज। तो जनसुराज को बिहार की राजनीति में कहां देखते हैं राहुल जी?
देखिए, दो तीन चीजों को समझना चाहिए। सबसे पहले अलग तो पार्टियों के साथ वो काम किए हैं, सबसे पहले तो मुझे ये कहना सिर्फ है कि जिस तरह की जन स्वराज पार्टी है, आज आप देखेंगे कि उस पार्टी के साथ हर पॉलिटिकल वर्कर पेड वर्कर है, वो भुगतान पे काम कर रहा है। अगर आपके घर में आग लगा है तो हमको आपको मदद करने जाना है एक राजनीतिक कार्यकर्ता पर, एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर, तो मुझे कोई पॉलिटिकल पार्टी वेतन देगी तब मैं आपके बीच जाके काम करूं। मुझे लगता है कि लोकतंत्र का इससे बड़ा नुकसान नहीं हो सकता। तो जो नेता है जो कैडर है उनका, वो भी पैसे लेते हैं। आप पता कर लीजिए जन स्वराज के बारे में, हर उसका एक कार्यकर्ता पेड वर्कर है, हर महीने उसको वेतन मिलता है। मैं नहीं पूछूंगा कि उनका पैसा कहां से आता है, ये पूछने का अधिकार मेरे पास है, लेकिन मैं नहीं पूछूंगा। लेकिन ये पूछने का अधिकार है कि अगर करोड़ों रुपए वर्कर्स पे हर महीने खर्च किए जा रहे हैं, तो सरकार बनने के बाद जो अभी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आप कैसे निकालेंगे? आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ना बिहार के अंदर बिजनेसमैन की तरह। तो अगर बिजनेसमैन की तरह राजनीति को करना है तो समाज सेवा आपके दिल में पैदा होती है। अगर कोई बच्चा या बच्ची या कोई बुजुर्ग सड़क पर गिर गए, मुझे उसको उठाना है या नहीं उठाना है, ये मेरे दिल की भावना तय करेगी। मुझे राजनीतिक तौर पर किसी गतिविधि में मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, छात्रों के लिए लड़ना है अगर, तो मुझे किसी वेतन की जरूरत नहीं है। मुझे मेरे अंदर ये भावना होनी चाहिए कि समाज का भला इस काम से होगा, तो मुझे ये काम करना चाहिए। और आप सत्यम जी जानते हैं कि मैं दिल्ली में पत्रकार था, बिल्कुल, उसके बाद मैं बिहार आया, मैंने कुछ काम शुरू किया यहाँ पे, और मेरी सामाजिक राजनीतिक गतिविधि चलती रही, और मैं अभी एक पॉलिटिकल पार्टी का प्रवक्ता हूँ। ठीक है, क्या मुझे पार्टी पैसे देती है तब मैं प्रवक्ता हूं? ऐसा तो नहीं है। मैंने पढ़ाई की और मुझे लगा कि बिहार के लोग बेहतर दिल्ली बना सकते हैं, बेहतर मुंबई बनाते हैं, तो बिहार के लोग क्यों नहीं बेहतर बना सकते? अगर ये बना सकते हैं तो मेरा योगदान उसमें होना चाहिए। आज शेखपुरा में मैं जब आया हूं तो आज मैंने स्कूल खोला, एक और गतिविधि मैंने व्यवसायिक गतिविधि की, इसमें आज सैकड़ों लोग काम कर रहे हैं। तो कल तक मैं दिल्ली में नौकरी कर रहा था, मैं अकेला आदमी, आज मेरे यहाँ अगर 100 से ज्यादा लोग काम कर रहा है, तो मेरे लिए ये क्या खुशी की बात नहीं है कि कल तक सिर्फ मैं काम कर रहा था, आज मैं 100 घर को चलाने की कोशिश कर रहा हूं। हर बिहारी ये संकल्प अगर ले कि छोटे छोटे प्रयास से हम बिहार को बेहतर बनाएंगे, तो ये जितने राजनीति को कारोबार समझने वाले लोग हैं उसकी जरूरत बिहार को नहीं रहेगी। अब तो एक निजी सवाल पे आपका जाऊंगा, जैसे आप पढ़ाई की बात कर रहे थे कि आपने दिल्ली से पढ़ाई की, तो जब दिल्ली में पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे थे आईएमसी में, तो आईएमसी का वो सफर कैसा था? अभी आप राजनीति में हैं, तो राजनीति और पत्रकारिता, इन दोनों के करियर को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि यहाँ जो बैठे हैं वो बच्चे हैं, तो इनके मन में भी करियर को लेकर के बहुत सारे सवाल होंगे, तो अगर आप ये अपना अनुभव साझा कर सकते और पत्रकारिता का। देखिए, बहुत अलग तरह से चीजें रही है मेरी जिंदगी में भी। साल 2000 का दौर था, अक्टूबर का, जब मैंने तय किया कि मुझे पत्रकार बनना है, मैं दिल्ली गया, और दिल्ली में मेरे पास रहने की भी स्थिति नहीं थी, बहुत खराब उस वक्त पारिवारिक स्थिति मेरी ऐसी नहीं थी कि हम वहां पढ़ाई कर सकें, लेकिन मैंने कोशिश की और दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हुआ, और उसी समय जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में भी मेरा एडमिशन हुआ। लेकिन मुझे चूंकि जर्नलिज्म करना था, तो फिर मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाई जारी रखी अपनी। उसके बाद ऐसी परिस्थिति बनी कि कई दिनों तक परिस्थितियां नहीं रहती थी कि अच्छा से हम खाना भी खा पाए, क्योंकि दिल्ली महंगा शहर है। तो मैं फर्स्ट हाफ में, चूंकि वहां 2 बजे तक ही कॉलेज चलता है, तो 2 बजे तक हम कॉलेज जाते थे, और 4 बजे से रात के 8 बजे तक हम 4 घंटे का एक मैगजीन, एक पत्रिका में मैं पार्ट टाइम जॉब करता था। वो कुछ पैसा देते थे, वो कुछ पैसा घर से जाता था। इस तरह से मैंने दिल्ली में सरवाइव किया और पढ़ाई अपनी जारी रखी। उसके बाद एक दौर आया जब मुझे लगा कि अब मुझे फुल टाइम काम करना पड़ेगा, तो 1 साल मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने 1 साल काम किया किसी एक छोटी सी पत्रिका में। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, इसकी वजह से मेरा पढ़ाई नुकसान हो रहा। तब फिर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के कैंपस में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, जो जर्नलिज्म का, पत्रकारिता का देश का ही नहीं एशिया का नंबर 1 संस्थान है, मैंने वहां से पढ़ाई की। और उसके बाद फिर मैंने दैनिक भास्कर में, फिर इंडिकस एनालिटिक्स, उसके बाद इकोनॉमिक टाइम्स का अखबार आया हिंदी में, वहां मैंने काम किया, और लंबा
काम मैंने किया और देश भर की जितने भी पत्र पत्रिका हैं, मुझे लगता है सैकड़ों पत्र पत्रिका अखबार हैं जहां पे मैंने काम कॉलम के तौर पर, फ्रीलांसिंग के तौर पर भी मैंने किया और ये सफर चलता रहा। 2013 में ऐसी परिस्थिति बनी, मेरे पिताजी उस वक्त भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य थे। कोई परिस्थिति ऐसी बनी कि उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई और मुझे अचानक नौकरी छोड़ करके आना पड़ा। मेरे पास दिल्ली में तब जो नौकरी करते करते जो जीरो से शुरू किया था, एक मैंने फ्लैट खरीदा, दिल्ली में खरीदा था, लोन पे ही लिया था, लेकिन उस फ्लैट को मैंने बेचा और उससे जो पैसा बैंक को लौटाने के बाद जो सरप्लस हुआ, तो मैंने फिर इस बिल्डिंग का बुनियाद रखा जहां पे मैंने स्कूल पहली बार शुरू किया। और आज 11 साल के बाद शेखपुरा के लोगों ने मुझे इतना प्रेम दिया कि निश्चित तौर पर और बैंक और हर तरह की जो मदद मिली उससे हम एक बेहतर संस्थान बना पाए और भी कई संस्थान हम बना पाए। पत्रकारिता का जीवन कैसा था और राजनीति जीवन कैसा था, दोनों में चैलेंजिंग कौन है? देखिए, चैलेंजिंग तो अपने अपने जगह पे कुछ भी है, तो आपने दोनों जीवन जिया ना, तो इसमें चैलेंजिंग कौन है? अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके चैलेंज अलग होते हैं, जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपके चैलेंज अलग होते हैं। पहली वाली दुनिया नहीं है कि आपने एक नौकरी ज्वाइन किया और आप जीवन भर आप उसी नौकरी में हैं। आपको हर दिन बेस्ट करना होता है। अगर आप अपना कारोबार भी कर रहे हैं, अगर हर दिन उसके अंदर इनोवेशन आप नहीं कर रहे हैं तो आप नहीं टिक सकते हैं। उसी तरह से जर्नलिज्म में भी जब हम लोग मैं पत्रकारिता जब कर रहा था तो मैंने इकोनॉमिक्स अलग से मैंने पढ़ा, मैंने टेक्नोलॉजी को समझा, मैंने बहुत सारी चीजों को, बहुत सारी किताबें पढ़ी, पूरा देश, मुझे लगता है कि मैं 20 से ज्यादा राज्य में घूमा हूं और लोगों से मिला हूं, लोगों के बीच काम किया हूं। उन सब का अनुभव जर्नलिज्म में मैंने देने की कोशिश की। मुझे लालू जी का इंटरव्यू लेना बहुत जबरदस्त अनुभव रहा। मैंने आई गुजराल साहब पूर्व प्रधानमंत्री हैं, मैंने उनका इंटरव्यू लिया, बहुत शानदार अनुभव मेरे पास भी रहे हैं। बीपी सिंह जी के साथ मुझे समय बिताने का मौका मिला है। मैं शरद पवार जी के साथ में समय बिता चुका हूं, शरद यादव जी के साथ में समय बिता चुका हूं। मुझे देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि मेरा जो अनुभव जर्नलिज्म का रहा वो बहुत ही वास्ट रहा है, बहुत ही व्यापक रहा है। और जब मैं कारोबार में जब मैं आया तो निश्चित तौर पर यहां पर भी जो मेरी चुनौतियां रही है उससे मैं हर दिन सीखता हूं और हर दिन कुछ नया करने की कोशिश करता हूं। और पिछले 2-3 साल से मैं राजनीति में गया हूं, तो प्रदेश प्रवक्ता के तौर पर मैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा का मैं जो भूमिका है मीडिया के अंदर वो मैं बखूबी निभा रहा हूं। और हर दिन मुझे पढ़ने का शौक है। मैं आप सबको बताऊं कि मैं आज भी 5 हिंदी अखबार और 1 अंग्रेजी अखबार में अखबार पढ़ता हूं। उसके अलावा मैं डिजिटल, मैं निश्चित तौर पर रोज 10 तरह का न्यूज में देखता हूं। मुझे नहीं पता है कि आप में से कितने बच्चे अखबार पढ़ते हैं, लेकिन मैं आज भी 5 अखबार मैं रोज पढ़ता हूं, 6 अखबार। आप समझिए इस चीज को। तो ऐसा नहीं है कि मेरा जर्नलिज्म वाला हिस्सा छूट गया, क्योंकि मैं प्रवक्ता हूं पार्टी का, तो वो जर्नलिज्म वाला तो अप्रोच रहता ही है और पार्टी को जिस स्तर पर मुझे करना होता है, प्लस जो शेखपुरा के अंदर जो हमारी गतिविधि है उस गतिविधि में भी हम बहुत बेहतर करने का प्रयास करते हैं। कहीं पे अगर कोई गलती होती है तो कई तरह के लोग मेरे पास आते हैं, बातें होती हैं, हम हर दिन अपने को करेक्ट करते हैं और शेखपुरा का बेहतर करना मेरे लिए संकल्प है और मैं इस संकल्प के साथ बिहार आया था। आप शेखपुरा के हैं भी, तो शेखपुरा सीट पर कौन लड़ रही है? मैंने इस पे एक रिपोर्ट कवरेज किया था। देखिए, ये सवाल अभी इसलिए जरूरी नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा 243 सीटों पे लड़ रहा है, मतलब जहां हम लड़ेंगे वहां कैंडिडेट होगा, जहां पर हम नहीं लड़ेंगे वहां पे बाकी जो एनडीए के उम्मीदवार होंगे उनके साथ हम काम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ राहुल जी, पहले पत्रकारिता का करियर, उसके बाद फिर बिजनेसमैन, अभी राजनीति में। धन्यवाद सर, आपका बहुमूल्य समय। बहुत बहुत धन्यवाद।